हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के नेचर और स्कोप के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, लोगों वाली साइंस है, लोगों से मिल करके होने वाली साइंस है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, एक वन पर्सन, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक गवर्नमेंट जो है वो कैसे डिसीजन लेती है कि जितने भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको वो कैसे प्रोडक्टिव यूजेस में लेकर आती है, सो दैट उनको जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम मिले, सो दैट उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। हम लोग भी अगर हमारे पास 10 रुपए होते हैं तो वी हैव टू डिसाइड कि वेदर वी हैव टू स्पेंड इट इन टेकिंग परचेजिंग अ पेन, और वी हैव टू टेक इट, वी हैव टू बाय सम मोमोज। ठीक है। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी यही सब चीजें आती है कि एक पर्सन कैसे डिसाइड करता है, या एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या फर्म या इंडस्ट्री कैसे डिसाइड करती है कि जो भी उसके पास पैसा है, अब उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना है, उसको सेव करना है, उसे उसको कार खरीदनी है, या उसको करना क्या है उसका। तो इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट इट, तो ये क्या है, ये चॉइस है ऑफ इन विच जब पर्सन इज कंसर्न कि जितने भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज है, ये हमारे स्कार्स रिसोर्सेज है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, और इन सबकी ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे लैंड है, तो लैंड में आप फार्मिंग भी कर सकते हो, वहां पर आप पार्क भी ओपन कर सकते हो, हाउसेस भी बना सकते हो, और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी बना सकते हो। तो उस लैंड की जिसकी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, या उन सारे फैक्टर्स की जिनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, आप कैसे उनको डिसाइड करोगे, हाउ यू विल डिसाइड कि आपको उस पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्स को किस काम में लेकर आना है, सो दैट आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हो उससे। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी कहलाया जाता है, एक आर्ट भी कहलाया जाता है, मतलब इन जनरल वो दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं उसमें। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं साइंस क्या होता है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं थ्रू इकोनॉमिक एजेंट्स। जैसे इसमें दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करती है ये देखने में कि जो भी मैथमेटिक्स है और ये सारी चीजें उस हम लोग ने पढ़ी है, वो सारी कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस, डिमांड, सप्लाई एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, इन द सेंस समझो कि इकोनॉमिक्स साइंस जो है वो इन जनरल होती है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, एक सिस्टमैटिक थ्योरी होती है वो, जिसमें आप पढ़ते हो कि चीजें कैसे एक्चुअल में वर्क करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे होती है, और उन्हीं सारे फैक्टर्स को, वैसे ही इकोनॉमिक्स को हम लोग एक साइंस कहते हैं, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर स्टडी करते हैं। आप बहुत सारी अभी थ्योरीज पढ़ोगे, बहुत सारे कैलकुलेशंस पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, नेशनल इनकम पढ़ोगे, तो ये सारी चीजों को सॉरी थ्योरेटिकली पढ़ना इज नोन एज साइंस। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट, अब साइंस के भी दो हिस्से हैं। हम लोग जानते हैं कि जो साइंस है या फिर जो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस है, वो दो तरीके से होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नॉर्मेटिव साइंस। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वर्कर की जो वेज है वो $5 पर आवर है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और इसमें दिया हुआ है कि वर्कर की वेज जो है वो इतनी होनी चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव पॉजिटिव साइंस आपसे क्या कहता है, वो आपसे ये कहते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम बता देगा, वो चीजों को ऑब्जर्व करके बोलेगा कि अच्छा ठीक है, जो चीजें हैं वो ऐसी हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर पॉवर्टी है, गरीबी है, या फिर बेरोजगारी है, तो है, ये हमने जान लिया, ये हमें पता चला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, और नॉर्मेटिव साइंस में हम लोग ये समझते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस का हिस्सा होती हैं। दैट सेज, जो पॉजिटिव साइंस में व्हाट इज था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, नॉर्मेटिव में बन जाता है वो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को। पॉजिटिव साइंस ये कहता है कि ये एक स्टडी होती है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इकोनॉमी में, बट इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, कि वो कोई भी
जजमेंट नहीं देता है इकोनॉमी के बारे में, मतलब कोई भी वैल्यूएबल जजमेंट नहीं देता है, वो सिर्फ बता देता है कि जो भी चीजें हैं वो ऐसे करके हैं, और जो भी एंटायर इकोनॉमी में चीजें हैं वो ऐसे करके चल रही हैं, बस वो इतना बता। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में या नॉर्मेटिव साइंस में वैल्यू जजमेंट दिया जाता है कि क्या होना चाहिए था, वो आपको इकोनॉमिक गोल्स और पॉलिसीज भी बताएगा जो दैट शुड बी अटेन्ड। अब इसमें देखो एग्जांपल दिया हुआ है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, सीक्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर विदाउट मेकिंग जजमेंट्स, कि हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सब खोज रहे हैं कुछ, तो वो लोग सर्च कर रहे हैं कि डज अ करेंसी डिवैल्यूएशन फ्यूल इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस जो है वो जीडीपी की स्लो डाउन में आते हैं, मतलब ये सारी चीजें वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको उसका आंसर मिल जाएगा, वेल एंड गुड। नॉर्मेटिव साइंस में वो चीजों के आउटकम को एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा ये ऐसे है, ये सही है, ये गलत है, और उसके बाद कुछ कोर्स ऑफ एक्शन भी देते हैं। जैसे इसमें लिखा है हायर एजुकेशन शुड बी फ्री, शुड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स बी सब्सिडाइज्ड, वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सारी चीजों पर वो लोग वर्क करते हैं, वो होता है हमारा नॉर्मेटिव साइंस। अगेन आई एम गिविंग यू अ वेरी इजी एग्जांपल, अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट किस में आ जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। अनएम्प्लॉयमेंट से रोजगार योजना जितनी भी होती है वो किस में आ जाएंगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाएंगी। ओके, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये हिस्सा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में साइंस वाले हिस्से का। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इट डिस्क्राइब्स द फैक्ट विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स, और यहाँ पर फैक्ट्स भी डिस्क्राइब होते हैं और वैल्यू जजमेंट्स भी किए जाते हैं कि ये जो चीज है वो सही है या गलत है। देन नेक्स्ट इज इट्स रिस्पॉन्सिबल, पॉजिटिव साइंस जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फिनोमेना। इसमें क्या होता है कि आप समझते हो कि चीजें कैसे चल रही हैं इकोनॉमी में, और यहाँ पर नॉर्मेटिव में फॉर्मुलेट्स एंड स्टेट्स ए डिजायरेबल रियलिटी, कि एक्चुअल में जो चीजें हैं प्लस जो होनी चाहिए वो भी हम इसे बताएंगे। इसमें बताया जाता है पॉजिटिव में हाउ थिंग्स आर, और नॉर्मेटिव में बताया जाता है हाउ थिंग्स शुड बी। ठीक है, देन कम्स एग्जांपल्स। जो करंट एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी 5% मैक्सिमम, और कितना होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना, इतना है। हेल्थ स्पेंडिंग 25% है, डिफेंस स्पेंडिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10%, और यहाँ पर इससे ज्यादा बढ़ करके नहीं होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट ये कहता है कि जो भी चीजें आप लोग ने अभी तक पढ़ी हैं इन द साइंस पार्ट, उन सबको अप्लाई करना। आप जितने भी चीजें अपनी किताबों में पढ़ोगे, जब आप उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे तो वो आ जाता है आर्ट में। इन केस आप में से कोई अकाउंट्स का स्टूडेंट होगा, तो जितनी चीजें आपने क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, वो सब जब आप कहीं पर जाओगे, अकाउंटेंट जाओगे, अकाउंट्स ऑफिसर बनोगे, सीए बनोगे, ठीक है, तो वहां पर उन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना इज नोन एज आर्ट। वही चीज यहाँ पर दी कि इकोनॉमिक्स में भी हम लोग क्या करते हैं, वॉट एवर थ्योरी वी हैव स्टडीड इन साइंस, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाता है आर्ट। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स के वेरियस ब्रांचेस होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स that provides general rules and laws that are capable of solving different प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग वो कर रहा है इंसान, ठीक है, कि ओके फ्यूचर में क्या चीजें होंगी या क्या चीजें नहीं होंगी। फिर इसीलिए कहा गया कि इकोनॉमिक्स को हम लोग साइंस और आर्ट दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। साइंस इन टर्म्स ऑफ इट्स मेथोडोलॉजी जो हमें पढ़नी पड़ती है, और आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों ही हिस्सों से कंसर्न्ड है, जुड़ी हुई है, theoretical or practical aspect of problems. Okay, then next स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स आपसे ये कहता है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो अलग अलग किस्म की थ्योरीज को यूज करते हैं इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। अब मैक्रो क्या होता है, मैक्रो जब भी
पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है तब हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिडर करते हैं व्हेन द प्रॉब्लम और द इश्यूज आर रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या किसी एक सिटी या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से जुड़ा हुआ है? नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द होल इकोनॉमी, तो वो मैक्रो में आ जाता है। माइक्रो में छोटे छोटे प्लेसेस की प्रॉब्लम्स आती हैं या उनके इश्यूज से कंसर्न होता है। इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गई, इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया। एग्जाम्पल इसका ले सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी का या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे नाउ वी विल टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिवाली। दिवाली जहां जहां पर वेयर एवर इट इज सेलिब्रेटेड, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में ट्रेड बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। नॉट एवरी सेक्टर, बट कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ट्रेड जो है वो बूस्ट हो जाता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल यूनिट्स या इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज माइक्रो से जुड़ा होता है। मैक्रो जुड़ा होता है नेशनल इनकम, हम पूरे इकोनॉमी की निकालते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी का निकलेगा। अगर जनरल प्राइस लेवल देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी का होगा। ओके, एंड देन इसमें देखो इकोनॉमिक्स में दिया, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया, हाउस होल्ड आर देयर, देन सप्लायर्स आर देयर, कंज्यूमर्स आर देयर। तो ये सब जितने भी होते हैं, इन ये सब किससे रिलेटेड होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। इट एग्जामिन्स इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज की और देयर इंटरैक्शन। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से वो रिलेटेड होता है। इट इज अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक इकोनॉमी एज अ यूनिट। ठीक है, सिंगल सिंगल यूनिट्स से हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें, जिसमें सबसे पहली चीज दी गई है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, जैसे कि इनकम इलास्टिसिटी हो गई, प्राइस इलास्टिसिटी हो गई। तो ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे पैकिंग, शिपिंग, स्टोरिंग, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये हम लोग इसमें जानते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जो ऑब्जेक्ट प्राइस है इज इवेल्युएटेड बाय द प्राइस ऑफ रिसोर्सेज, की जो भी हमको सामान है हमको उसकी प्राइसिंग, जो भी उसमें कॉस्ट लगी है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें करते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजों की बात है। मोनोपोली हो जाती है जिसमें कोई एक पर्सन, सिंगल एंटिटी जो है वो डोमिनेट कर रही है उस पर्टिकुलर फील्ड में। उसके बाद है ओलिगोपोली, जो कुछ सेक्टर्स से ही रिलेटेड होता है इसमें। फिर इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं एज अ होल। ये एक्सप्लेन करता है बड़े बड़े एग्रीगेट्स को, जैसे नेशनल इनकम हो गया, अगेन आई एम टेलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम हो गया। तो ये सारी चीजें आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला आता है ग्रोथ फैक्टर, इकोनॉमी की ग्रोथ, जैसे कि जो आउटपुट है पर कैपिटा या फिर जितना भी नेशनल इनकम है जो बढ़ रही है, वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं ग्रोथ सेक्टर में, मतलब इकोनॉमी ग्रोज लाइक दैट। फिर उसके बाद आता है बिजनेस साइकिल, जो दैट ये जो थ्योरी है, जो दैट वाज इमर्ज्ड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, जो ये बताती है दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट की जो भी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज है टू मॉनिटर द आउटपुट ओवर द बिजनेस साइकिल। तो ये सारी चीजें जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, दैट इज ऑल्सो थ्रू आउट द कंट्री उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसका एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट की जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वेजेस हो गए, राइज इन वेजेस हो गए, शॉर्टफॉल इन वेकेंसीज हो गई, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का ही हिस्सा होते हैं एंड इवेंचुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो गया, दैट इंक्रीज द इन्फ्लेशन जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी को बढ़ाता है, और डिफ्लेशन जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी को कम करता है। तो वो भी हम लोग देखते हैं इकोनॉमी के स्टेटस को समझने के लिए। ओके, अब माइक्रो और मैक्रो को देखो। माइक्रो में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म्स आते हैं। मैक्रो में नेशनल इनकम इकोनॉमी की है, गवर्नमेंट हो गया, पूरा का पूरा नेशन इसमें आ जाता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन होते हैं? इंडिविजुअल मार्केट्स होते हैं। और मैक्रो में हम लोग पूरी इकोनॉमी को लेते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ये स्टडी करता है कि इफेक्ट ऑन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी इफेक्ट है उनका, मतलब जो अगर मान लो प्राइस भी है तो उनका गुड्स और सर्विसेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, जीडीपी ये सब बताता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न होता है इंडिविजुअल लेबर मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर से। मैक्रो इज रिलेटेड टू नेशनल, टेरिटोरियल एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज। फिर इसके कुछ मेजर फैक्टर्स जैसे डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग इन द सेंस कि आप जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कैसे प्राइस करते हो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पर जाती है रेंट, ठीक है, लैंड पर रेंट जाता है, लेबर को आप वेजेस देते हो, कैपिटल को आप इंटरेस्ट देते हो और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हो। फिर प्रोडक्शन हो गया और कंजम्पशन हो गया इसमें। और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनेटरी पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल जो पूरी इकोनॉमी में है, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी कैसी है। Okay, so these were the things that came under the scope of economics. If you have understood, please do like the video, do subscribe to my channel, and you can share it with your friends also. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.